कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आज बताना था ना, तो चलिए जरा लिखते हैं हम लोग। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फिर मैं नहीं देखूंगा। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, बेटा इसमें जो हमने एक कल इक्वेशन लिखवाया था कि Q इज इक्वल टू के एल की पावर अल्फा से की पावर 1 माइनस अल्फा, या किताबी लैंग्वेज में हमने बोला था कि Q इज इक्वल टू के एल की पावर अल्फा। ओके, देखो बेटा यहां Q का मतलब हो गया आउटपुट। Q का मतलब क्या हो गया? आउटपुट अर्थात क्वांटिटी। ये जो K हमारा दे रखा है ये है बेटा कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहां जो L का मीनिंग है बेटा, L का मतलब है बेटा लेबर इंटेंसिव। L का मतलब क्या है? लेबर इंटेंसिव। इसका मतलब हो गया लेबर प्लस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और C का मतलब हो गया बेटा कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हो गया लैंड प्लस कैपिटल। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर मिला के क्या हो गया? लेबर। कैपिटल और लैंड मिलाकर के क्या हो गया? कैपिटल, क्योंकि दोनों में मनी वैल्यू की बातें क्या होंगी? ज्यादा से ज्यादा होंगी। तो अब इसके बेसिस पर भी हमारे पास तीन तरीके की बातें आएंगी, ठीक है। जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत LIRS, LCRS और LDRS की बात करी थी, तो यहां पर भी तीन ही तरीके की बातें आएंगी, तीन ही तरीके की चीजें देखेंगे। LIRS, LIRS का मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर उसके बाद दूसरा क्या होगा बेटा? LCRS, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और थर्ड हमारे पास आता है बेटा LDRS, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो तीन तरीके की यहां पर बातें हमारे पास बन गई। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब ये जो हम लोग देखेंगे ना बेटा, ये देखेंगे सिर्फ और सिर्फ ये जो अल्फा और बीटा लिखा है ना, इसके बेसिस पर। तो इसके बेसिस पे क्या तो कहता है कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। फिर इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा इफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो वहां पर LIRS ऑपरेट होता है। क्या ऑपरेट होता है बेटा? LIRS ऑपरेट होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है तो क्या ऑपरेट होगा बेटा? LCRS ऑपरेट होगा। और यहीं पर अगर देखिएगा बेटा, तो अगर हम बीटा की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। तो आप देखिए जो इक्वेशन बना था उसमें यही लिखा गया था, ये नहीं लिखा था कि वहां पर उन्होंने ये मान के चला कि कुछ नहीं तो हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, इसलिए वहां पर उन्होंने 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, बाकी कोई और बातें इसमें नहीं है। फिर उसके बाद अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 से कम होगी
तो क्या होगा बेटा हमारा LDRS ऑपरेट होगा। इससे ज्यादा आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज्यादा यहां पर सोचने की आवश्यकता आपको नहीं। कर लोगे यहां तक काम? तो ये तो हमारे पास अभी तक जो हमने बात करी वो हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात करी। तो प्रोडक्शन फंक्शन में दो तरीके की बात हो गई थी, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में हमने क्या बोल दिया कि कुछ फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉर्मली हमारा कौन सा वेरिएबल होता है, लेबर, क्योंकि हाईली मोबाइल फैक्टर है हमारे पास। तो नॉर्मली लेबर हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा, बाकी सभी को क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहां पर बात करी थी तो दो तरीके की बातें, एक में हम लोगों ने बोला था LIRF, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अनुसार तीन स्टेजेज में बांटा गया था, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, और तीसरा क्या था, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। फिर उसके बाद हमने लॉन्ग रन के अंतर्गत देखा कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। जितने भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। क्या, किसमें, सेम प्रोपोर्शन में, कि अगर लैंड हमारा 10% से चेंज होगा तो लेबर भी कितना से चेंज होगा, कैपिटल भी कितना से चेंज होगा, एंटरप्रेन्योर भी कितना से चेंज होगा, सब में बराबर का चेंज होना चाहिए। अगर एक 10% से बदल रहा है तो बाकी सभी को भी क्या करना होगा, 10% से ही बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। अब उसके बाद हमारे पास आ गया कॉप डगलस प्रोडक्शन में मॉडल, जिसमें हमने आउटपुट का और जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स हैं, दैट्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो भी हमारे पास है, इसके बीच में रिलेशन को हम लोगों ने यहां पर देखा। और उसके बेसिस पर भी तीन तरीके की बातें आ गई, LIRS, LCRS और LDRS। अब लिखिएगा बेटा इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब ये इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज का मतलब क्या हो गया बेटा, इकोनॉमीज का मतलब फायदा और डिसइकोनॉमीज का मतलब, अब ये जो इकोनॉमीज या डिसइकोनॉमीज है ये दो तरीके का होगा। ये कितने तरीके का होगा, दो तरीके का होगा। एक हमारा हो जाएगा बेटा इंटरनल, और एक हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। अगर इंटरनल की बात कर रहे हैं तो इंटरनल में भी दो तरीके की बातें होंगी, इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल में भी दो तरीके की बातें होंगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लें हम लोग कि क्या होता है इंटरनल और क्या होता है एक्सटर्नल। तो पहला हेडिंग हम लोग देते हैं इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। कहता है बेटवा यूज ऑफ greater degree of division of labor, division of labor and specialized machinery at higher levels of output are generally
termed as इंटरनल इकोनॉमीज। मतलब आसान शब्दों में ये कहें कि भाई हमारे पास क्या व्यवस्था है, उसके बेसिस पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगा, कैसे करेगा, ये हमारी अंदर की बात है ना। तो जो हमारी अंदरूनी बात हो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? इंटरनल इकोनॉमीज के नाम से या डिसइकोनॉमीज के नाम से। भाई अपने कारणों से फायदा भी हो सकता है और अपने कारण से क्या हो सकता है बेटा? नुकसान भी हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल। भाई टेक्निकल टर्म्स हमारा कैसा है, नहीं है, इसका फायदा और नुकसान किसको होगा? हमें होगा ना। मैनेजेरियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, कॉमर्शियल कब क्या कितना प्रोडक्शन करे ना करे ये सब डिसीजन मेकिंग, रिस्क बियरिंग खतरों के खिलाड़ी, और फाइनेंशियल। ये सब जितने भी डिसीजन मेकिंग है ना बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत लिए जाएंगे। कहां लिए जाएंगे? ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा? इंटरनल कॉजेज। या अगर इकोनॉमीज है तो इंटरनल इकोनॉमीज, और डिसइकोनॉमीज है तो इंटरनल डिस। भाई इन सभी चीजों का फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फायदा की भी बात करेंगे और नुकसान की बात। तो लिखिएगा, all these factors are within the control of an organization and thus are internal factors these factors initially acts economies but after a point becomes डिसइकोनॉमीज। भाई जब मान लीजिए जिस पैनल वगैरह पे हम लोग लिख रहे हैं, जिस टाइम में नया नया इसको लगाया होगा तो कितना मजा आ रहा कि देखो भाई अपडेटेड चीजें लगाई है, नहीं करी है। अब जैसे जैसे 2 4 5 साल बीतते गए, अब और भी तो टेक्निकल टर्म्स आ गए यहाँ पर। अब उसके अनुसार क्या हो गया, ये आउटडेटेड हो गया, ये नहीं हो गया। तो शुरुआत में क्या था हमारे लिए? इकोनॉमीज। अब क्या हो रहा है ये हमारा? क्योंकि भाई अब इसका पेन भी जल्दी नहीं मिलता, कहीं कहीं से ढूंढ ढांड के एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो पहले इकोनॉमीज था, अब क्या हो गया? तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या बन जाता है? डिसइकोनॉमीज की तरह कन्वर्ट हो जाता है। तो शुरुआत में किस तरीके से? इकोनॉमीज, और बाद में क्या बन जाएगा हमारा? डिसइकोनॉमी। तो ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे ना बेटा, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इंटरनल इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमी। इसी तरीके से हमारे पास एक्सटर्नल भी होगा, ये नहीं होगा? एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बेटा देखो, इंटरनल में इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज तो एक साथ लिख लिया था, एक्सटर्नल में नहीं लिख सकते, उसको अलग अलग ही बात करना पड़ेगा। जैसे हमने बोला रॉ मटेरियल सस्ता हो जाए, तो ये तो इकोनॉमीज हो गया, और महंगा हो जाए तब ना डिसइकोनॉमी। तो एक ही साथ तो नहीं बोल सकते ना हम लोग, तो अलग अलग दोनों को लिख लेते। तो पहला क्या लिख लिया हमने? एक्सटर्नल। तो लिख लीजिएगा बेटा, जैसे चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। भाई मशीनरी वगैरह सब अगर कुछ भी हो
और ये सबों के लिए, रॉ मटेरियल सस्ता होगा तो क्या होगा, इंपैक्ट सबों के लिए होगा ना। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर इंटायर इंडस्ट्री। भाई अगर कोई भी टेक्निकल टर्म्स में बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेज हो रहा है, तो फायदेमंद होगा तो सबों के लिए होगा, ये नहीं होगा बेटा। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लेबर आ जाए, किसके अंतर्गत, एक्सटर्नल इकोनॉमीज के अंतर्गत ना बेटा। ग्रोथ ऑफ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज, आपके साथ वाले जिस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हैं और भी कंपनियां जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा काम होगा ही नहीं, क्योंकि जहां पे जो इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है उस नेचर का बिजनेस क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चलता है। फिर उसके बाद बेटा बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, तो ये सब हमारा क्या हो गया बेटा, सबों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, लिखिएगा बेटा, राइज इन फैक्टर प्राइसेज, हायर कॉस्ट, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, तो ये सब हमारा क्या होगा बेटा, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी प्रोडक्शन की, ओके। अब इसी में एक टॉपिक आता है बेटा आइसो क्वांट, इसी में कौन सा कंसेप्ट आता है, आइसो क्वांट। तो हेडिंग दीजिएगा बेटा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। हाँ बताओ बेटा, बोलो बोलो। कल खत्म हो गया, अब वीडियो पड़ा हुआ है देख लेना, वीडियो पड़ा हुआ है देख सकते हो। आज बिजनेस साइकिल का क्लास है, उस पर कल से प्रोडक्शन उस पर स्टार्ट होगा। तो हेडिंग दीजिएगा बेटा प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। अगर जिसने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व जिसको आता है उसके लिए तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, क्योंकि एक ही चीज है। वहां पर बस हमने सेटिस्फेक्शन की बात करी थी, यहां पर प्रोडक्शन की बात करेंगे, अंतर इतना ही है। वहां पर हम लोग इक्वल सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, यहां पर इक्वी प्रोडक्शन लेवल की बात करेंगे, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। जिस तरीके की चीजें हमने इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत लिखवाया था उसी तरीके की सारी चीजें एज इट इज यहां पर भी लिख देते हैं, बट रिलेशन किससे होगा, प्रोडक्ट से। वहां पर हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की बात किए थे, याद है आपको, एमआरएस की बात करी थी हम लोगों ने, और हमने बोला था कि इंडिफरेंस कर्व बनता है डीएमआरएस के कारण, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण। यहां पर बनता है बेटा एमआरटीएस के कारण, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशंस। किसके कारण बन जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, क्योंकि जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो टेक्निकल फैक्टर्स की बात करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। तो चलिए जल्दी से 10 मिनट में इसको भी निपटा के आगे की तरफ आज लागत शुरू किया जाए, समय बर्बाद करने से क्या फायदा, क्या खत्म हो गया, कॉस्ट अभी बाकी है रे, अभी कैसे खत्म हो, प्रोडक्शन में साफ लिखो बेटा। तो इसको हम लोग अलग से नाम लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, आइसो क्वांट वगैरह वो तो नीचे डिस्कस करेंगे, उसमें भी लिख देंगे हम लोग, लिखिएगा बेटा
आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी। तो अब बताओ आइसो क्वांट का मतलब क्या हो गया बेटा? बात हो गई ना। इंडिफरेंस कर्व में क्या पढ़ते थे? इक्वल सेटिस्फेक्शन। और यहां पर क्या पढ़ लिया हमने? इक्वल क्वांटिटी। हेंस एन आइसो क्वांट represents a constant quantity of output। आइसोकांट क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। An isoquant is a curve that shows all the combination of inputs that yield the same level of output। इंडिफरेंस कब में क्या बोलते थे बेटा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गौर से देखना, कंपेयर करते जाना। हमने क्या बोला पहले? सेम उसी तरह होगा, बस यहां क्वांटिटी वहां सेटिस्फेक्शन। तो आइसो क्वांट भी हमें क्या शो करेगा बेटा? सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सो द प्रोड्यूसर इज indifferent as to which combination he chosen। अब भाई प्रोड्यूसर देखेगा ना कि उसको क्या, हमें क्या लगेगा कि किसको कॉम्बिनेशन को चूज करना है। 10 isoquant are similar to indifference curve, similar to indifference curve in the theory of कंज्यूमर बिहेवियर। आप लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा हुआ है बेटा? तो सेम बिहेवियर किसके जैसा होगा बेटा? इंडिफरेंस कर्व की तरह होगा। बस अंतर, बस ध्यान रखना, वहां पर हम लोगों ने बोला था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग सेटिस्फेक्शन से बात कर रहे थे। यहां पर क्या नाम पड़ जाएगा बेटा? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर शेड्यूल बना लिया जाए तो उसके बेसिस पर कंपेयर करके देखा जा सकता है क्या? तो चलिए जरा बेटा एक छोटू सा शेड्यूल बनाते हैं।
देखो इसी तरीके से वहां भी लिखते थे, कॉम्बिनेशन लिखते थे बेटा, यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, आउटपुट, और इसी का देखेंगे हम यहां पर रिलेशन। कॉम्बिनेशन में बेटा लिख लेते हम लोग ए बी सी डी, वहां पर भी हमने ए बी सी डी ई लिखा हुआ था। 5, 10, 15, 20, यहां ले लिया हमने 9, 6, 4 और 3। एक बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है बेटा, कमेगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर लेबर बढ़ाएंगे तो कैपिटल को क्या करना होगा, कम करना होगा, और कैपिटल बढ़ाएंगे तो लेबर को क्या करना होगा, कम करना। भाई रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही होगा ना। हाँ क्या बता, लेबर देखो 5 यूनिट था तो कैपिटल कितना यूनिट था, 9। लेबर 5 से बढ़ के कितना हो गया, तो कैपिटल 9 से घट के कितना हो गया। फिर लेबर जो है 10 से बढ़ के कितना हो गया, तो कैपिटल 6 से घट के कितना हो गया, 4। लेबर 15 से बढ़ के कितना हो गया, 20। कैपिटल 4 से घट के क्या हो गया, 3। तो अब इसके बेसिस पर यहां पर बनेगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। क्या होगा बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। अब अगर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस की बात करें तो यहां तो कोई बात ही नहीं, पहले वाले में तो कंपेयर करेंगे नहीं। अब देखिए लेबर 5 से कहां पर पहुंच गया बेटा, और कैपिटल घट के कितना आ गया, तो कैपिटल में कितने का बदलाव हुआ, और लेबर में कितना आ गया बेटा, 0.6 कितना आ गया। अब देखो लेबर 10 से बढ़ के कहां चला गया, और कैपिटल 6 से कहां चला गया, तो 6 से 4 अगर गया है तो कितना हो गया बेटा हमारा, 2/5 कितना हो गया बेटा। अब देखिए 15 से कहां चला गया, 4 से कहां चला गया, कितने का बदलाव, डिवाइड में 5। लगातार कम होता चला गया ही नहीं चला गया बेटा, तो जब लगातार कम होता हुआ चला गया तो इसलिए इसको क्या नाम देंगे बेटा, DMRTS नाम देंगे नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस। क्या नाम दे देंगे हम लोग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा अगर व्याख्या हो जाए तो मजा आ जाए। पहले अब चूंकि आउटपुट का कॉलम खाली अच्छा नहीं लग रहा है, आउटपुट भी ले लेते ना। आउटपुट क्या होगा बेटा, हर जगह जब 9 यूनिट हम लेबर लगा रहे थे, सॉरी 5 यूनिट हम लेबर लगा रहे थे और 9 यूनिट हम कैपिटल लगा रहे थे, तब हमने 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया बेटा, 100 यूनिट का प्रोडक्शन। जब हमने लेबर को बढ़ा के 5 से 10 कर दिया और कैपिटल को 9 से घटा के क्या कर दिया, 4, तब भी हम लोग कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे बेटा, 100। फिर 10 से 15 गया, 6 से 4, तब भी कितना, 100 यूनिट। और लास्ट में भी कितना, हर जगह कांस्टेंट रहा या नहीं रहा बेटा, हर जगह कांस्टेंट रहा या नहीं रहा। तो क्या इसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव हुआ, नहीं। तो अब हमारे पास सारी चीजें क्या हो गया, आ गया। तो अगर हम ये DMRTS की बात करें,
या अभी चूंकि डी को हटा भी देते तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, तो लिखिएगा बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन always shows क्या बेटा, डिमिनिशिंग ट्रेंड। पहले कितना था, फिर कितना हो गया घट के, फिर कितना हो गया, तो इसका मतलब हम देख रहे कि हमेशा ही ये क्या होगा, घटेगा, हमेशा ही क्या होगा बेटा। फिर उसके बाद सर ये MRTS निकालेंगे कैसे, बेटा यहां जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना इसको याद कर लेना, दोनों जगह काम आ जाएगा, इंडिफरेंस कर्व के टाइम में भी। और बेटा एक वो बताओ, क्या इसी से फॉर्मूला नहीं बना होगा, अभी अभी तो लिखा, अब इसमें क्या लिखा हमने, चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइड में चेंज इन यूनिट्स ऑफ, तो क्या यही हम यहां पर ना लिख दे बेटा, चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइड में चेंज इन यूनिट्स ऑफ। तो अब आप याद रखिएगा वहां जो हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालते थे, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x लिख सकते थे या नहीं लिख सकते थे, ऐसे ही ना x और y माना था, कॉमोडिटी ऑफ x कॉमोडिटी ऑफ y, तब कॉम्बिनेशन क्या हुआ था, तो ऐसे ही हम लोग वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, ओके सॉरी टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो कॉमोडिटी y बाय कॉमोडिटी x, और टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कह दिया तो चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल डिवाइड में चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर, ध्यान रख लोगे। चलो रिलेशनों लिख देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूज ना हो, वैसे इंडिफरेंस कर में लिखे ही थे, फिर भी यहां पर भी लिख देते हैं। और तुम लोगों को याद होगा हमने बोला था रिवीजन के टाइम में ये करवा दूंगा मैं, बोला था ना, तब हो गया ना। चलो तो लिख लीजिएगा बेटा, फीचर्स ऑफ आइसोक्वांट्स, फीचर्स ऑफ आइसोक्वांट। भाई एक वो बताओ, DMRTS की बात करा तो हमेशा इसका शेप कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि IMRTS होता तो कॉनकेव, लेकिन हो क्या रहा है DMRT, क्योंकि हमने लिखा ना कि जो MRTS है इसका ट्रेंड हमेशा क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, गिरता हुआ होगा। तो जब गिरता हुआ है तो इसके कारण जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो लिखिएगा आइसोक्वांट आर कॉन्वेक्स टू द origin ड्यू टू DMRTS। पूरा नाम लिखने की तो जरूरत ना है ना बेटवा, isoquants are negatively sloped, that is downward from लेफ्ट टू राइट, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक अगर बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है तो कौन सा शेप बनेगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ना बेटा। आइसोक्वांट
do not touches any axis since it indicates that output can be produced by using only one factor, which is not considered under the स्टडी ऑफ आइसोक्वांट। क्योंकि ना तो हमारा लेबर जीरो हो सकता है और ना ही हमारा कैपिटल। भाई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या नहीं होगा? तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो कोई भी एक्सिस टच कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर एक्सिस कोई भी टच कर गया तो वो दिखाएगा कि जिसको टच किया वो जीरो, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हमने ऊपर में ही बोला है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों का होना जरूरी है। ओके, फिर कहता है बेटा एन आइसोक्वांट lying above and to the right of another isoquant represent higher level of output। क्या इंडिफरेंस मैप इसी को बताया था बेटा? हायर आईसी सोज हायर सेटिस्फेक्शन। तो जितना ऊपर उतना आउटपुट, उतना लेवल ऑफ आउटपुट। यहां सेटिस्फेक्शन नहीं ना, यहां तो किससे बात करनी है हमें? आउटपुट से। अच्छा, क्या दो आइसोक्वांट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? अभी भी नहीं लिखाया कि हायर आईसी जो हायर आइसोक्वांट होगा वो क्या करेगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा, सॉरी हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन को दिखाएगा। तो ये बात ध्यान में रख लेंगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। बताओ सिर्फ एज इट इज इंडिफरेंस कर्व की तरह था या नहीं था? बस वहां पे सेटिस्फेक्शन और यहां पर आउटपुट वाली बात है। ओके, मजा फिर भी नहीं आएगा। चलो लगे हाथ ना कॉस्ट कर लेते हैं, है कि नहीं? क्यों छोड़े, बेचारा बुरा मान जाएगा ना। लिखिए, हेडिंग दीजिए बेटा थ्योरी ऑफ कॉस्ट। बेटा लागत क्या होता है? भाई अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा ना। ना उत्पादन करेंगे ना खर्चा होगा। तो इसका मतलब प्रोडक्शन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होगा उसी को क्या बोला जाएगा बेटा? कॉस्ट होगा ना। तो लिखेंगे एक्सपेंसेज incurred on production is known as expenses incurred on production is known as cost। There are many types of cost such as, अब कुछ कॉस्ट के बारे में देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरत की चीजें हैं, जिसके बिना काम चलेगा नहीं, उसके बारे में तो बात करनी ही पड़ेगी ना बेटवा। तो सबसे पहले जो हम लोग यहां पर बात करेंगे वो हमारा पहला है बेटा
अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेज इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेज इकोनॉमिक कॉस्ट। इससे रिलेटेड ना कल मैं क्लास में क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवा दूंगा कि एग्जाम में कैसे आता है। तुम लोगों को शायद करवाया था मैंने क्लास में, बस वाला करवाया था जो 4000 पर पैसेंजर ले रहे हैं, याद आया? बोला इतना जल्दी भुलाई जाते हो रे, 40 लाख का कलेक्शन बात करता है। चलो देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेज इकोनॉमिक कॉस्ट। बेटा देखो, अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग कहते बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्स का मतलब क्या होता है बेटा? अब गलती सोचो, बाहरी। एक्स का मतलब क्या होता है? बाहरी, जिसका अब तुम्हारे दुनिया में कोई लेना देना ना हो। आसान शब्दों में जैसा तुम समझो वैसा ही जवाब है कि नहीं? जो छोड़कर तुम्हें चली गई हो गोपाल जी, तो वो है तुम्हारे लिए एक्स। तो ऐसा कॉस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन से दूर की तरफ जा रहा हो, बाहर की तरफ जा रहा हो, वो हमारा क्या होगा बेटा? तो कोई भी पेमेंट आउटसाइडर को अगर किया गया है, अब आउटसाइडर को बेटा जुआ में हार गया है उसके लिए पेमेंट कर रहा है वो नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा गया होगा, फ्रेट वगैरह दिया होगा, इंश्योरेंस वगैरह होगा, वेजेज वगैरह दिया होगा, तो ये सब बाहरी लोगों को दिया या नहीं दिया? तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से दूर जा रहा है उसको क्या नाम दे देते बेटा हम लोग? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या नाम दे देते हम लोग? एक्सप्लिसिट। इसलिए इसको कहते हैं बेटा बाह्य खर्चे। क्या बोलते हैं? बाह्य खर्चे। बाह्य का मतलब होता है बाहरी खर्चे। तो लिखिएगा, एक्सपेंडिचर मेड ऑन outsider, that is payment made to supplier। कि जो भी हमारे पास बाहर की तरफ होगा, जो भी हमारे पास बाहर की तरफ होगा, तो वो हमारा किसके नाम से आएगा बेटा? एक्सप्लिसिट के नाम से। या इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, costs which involve cash payment towards factors of प्रोडक्शन। तो अगर कोई भी चीजें हम लोग बाहरी लोगों के ऊपर खर्च किए हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चा होता है ना बेटा जो अंदरूनी होता है, वहां पर कैश पेमेंट की बात नहीं करते। जैसे अब भगवान सर रेंट दिखाएं, भगवान सर पेड रेंट टू भगवान सर, कैश का मूवमेंट हो क्या? अपने जेब से निकालो, ये रेंट, ये हमारा पढ़ाने का फीस। किसी भी तरीके का कोई कैश पेमेंट हुआ क्या? तो ऐसा कोई भी खर्चा जो एंटरप्रेन्योर के पास ही रह जाए, भाई अपनी बिल्डिंग को रेंट पे देना खुद के बिजनेस के लिए, रेंट फॉर सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग अपने पास ही रहा ना, क्या किसी बाहरी को मिला? क्या खुद का कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट छाप रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं उसके बदले रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अंदरूनी खर्चे ना, अर्थात इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्स का मतलब अगर बाहरी था तो अंदरूनी का मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो दूसरा नाम लिख लीजिएगा बेटा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी हमने एक्सप्लिसिट लिखा था ना, तो लिखिएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो
तो लिखिएगा बेटवा इसमें costs do not involve any cash payment to outsiders. It is used for decision making. Used for decision making. और डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर. रिस्क बियर कौन करेगा? इनोवेशन कौन करेगा? ग्रोथ के लिए कौन सोचेगा? तो सारे खतरों के खिलाड़ी कौन है? तो अपने लिए करेगा, ये नहीं करेगा बेटा. तो किसके लिए यूज होगा? डिसीजन मेकिंग के लिए. अर्थात जो हमारा किसके लिए रह जाए बेटा? एंटरप्रेन्योर के पास हो जाए. ठीक है. जैसे रेंट फॉर सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, रेंट फॉर सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग. उसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा हमारा यहां पर? बताओ. सैलरी एंड रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड रेम्यूनरेशन. जहां कहीं भी सैलरी और रेम्यूनरेशन की बात आएगी वो भी किसके अंतर्गत आ गया बेटा? अब यहां पर सैलरी एंड रेम्यूनरेशन रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योर. ये बात याद रखना, इंप्लिसिट मैंने बोला है हुआ है. ठीक है. इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल उसने क्या किया होगा? खुद लगाया होगा. तो याद रखना बस कि जो पेमेंट अपने पास ही रह जाए वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? इंप्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत आएगा. किसके अंतर्गत आएगा वो? ओके. लेकिन सर नाम तो आपने लिखा था अकाउंटिंग और इकोनॉमिक, और आ गया अकाउंटिंग और इंप्लिसिट. आते हैं बेटवा अब हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर. इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. एक्सप्लिसिट कह दो या अकाउंटिंग कॉस्ट कह दो, कोई अंतर क्या बेटा? तो अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो मतलब एक तरीके से देखने से नहीं लग रहा कि टोटल कॉस्ट हो गया हमारा, है ना? तो बेटा एक वो बताओ, अगर कॉस्ट है तो जरूर प्रॉफिट के बारे में भी सोचने की आवश्यकता पड़ेगी हमें. प्रॉफिट के बारे में भी सोच के देखेंगे. तो लिखिएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेटा प्रॉफिट को मैं दिखाऊंगा आगे पाई से. पाई लिख दूंगा तो समझ जाना प्रॉफिट है. ऐसा नहीं कि 22/7 लिख देना. ठीक है ना? पाई का मतलब यहां पर प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन. ठीक है ना? प्रॉफिट डिनोट कर रहे हैं. तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू, आगे से इसको टीआर लिख दूंगा, माइनस टोटल कॉस्ट. तो बेटा एक वो बताओ, अगर हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना हो, इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर निकालना हो तो क्या होगा? इकोनॉमिक कॉस्ट, सॉरी, रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट. तो बेटा एक बताओ, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टीआर माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट बराबर क्या है बेटा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना? ब्रैकेटवा खोल दो. इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस
इसी नहीं, इसी में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट लिख सकते हैं क्या बेटा? अब देखो, अगर रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर दे तो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, है ना भाई? टोटल रेवेन्यू में से अगर अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करेंगे तो अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, ये नहीं होगा? तो क्या अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इंप्लिसिट कॉस्ट, है ना? या अगर आपने इंप्लिसिट कॉस्ट निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो, इंप्लिसिट कॉस्ट निकालना हो, तो इंप्लिसिट कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो इसका मतलब आप ये भी याद रख सकते हैं कि देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का गैप हमारा कहलाएगा इंप्लिसिट कॉस्ट, साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का गैप भी क्या कहलाएगा बेटा? इंप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा? तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कॉस्ट के नजरिए से भी पूछ सकता है क्वेश्चन और कभी प्रॉफिट के नजरिए से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली आपको यह ध्यान रखना है कि कॉस्ट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट का मतलब जो आउटसाइडर के लिए किया गया खर्चा है, इम्प्लिसिट जो एंटरप्रेन्योर खुद के ऊपर कर रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज के कारण, ठीक है? और दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा बेटा? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो ये याद रख लोगे हमारा? बताओ बेटवा, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। लिखिएगा बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिखते चलो अभी आराम से। तो लिख लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं? मॉनिटर आप नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा? जो भी बच्चे रूम नंबर 208 वाले हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का रिवीजन करके आइएगा। संडे की क्लास जो भी मिस करोगे, मनी मार्केट फिर दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? और कम से कम 2 यूनिट हम खत्म करेंगे उस दिन, फिर 1 यूनिट रह जाएगा तो वो यहाँ पे सामने एक क्लास में हो जाएगा। कोई नहीं, वो भी अब तो सारा हो जाएगा ना इसमें। 13 से 14 अप्रैल तक का टाइम लिया है ना, करवा के भेजेंगे। चलो हो गया। लिखिए बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आगे से सिर्फ ओ डबल पी लिख के डॉट लिख देंगे तो समझ जाना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा है। बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है फॉरगॉन कॉस्ट। आसान शब्दों में समझने के लिए बोल दो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो हमने खोया है वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नहीं? पढ़ाई अभी शाम में यहां पर बैठ करके रहे तो किसी के साथ घूमना हमने सेक्रीफाइस किया, यही हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेगुलर कॉलेज को हमने सेक्रीफाइस किया, यही हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो हमने त्याग दिया, जो हमने छोड़ दिया, जो हमारा सेकेंड नेक्स्ट अब अल्टरनेटिव रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। तो लिखिएगा इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ sacrifice made or
benefit of opportunity foregone in accepting a next best alternative course of action। तो जो हमने त्याग दिया, जो हमारा फोरगॉन है, वही किसके नाम से जानेगा बेटा? तो एक वो बताओ, अपॉर्चुनिटी तभी अराइज होगा ना जब हमारे पास ऑप्शंस हो। अगर ऑप्शंस नहीं होगा तो क्या अपॉर्चुनिटी अराइजेज होगा क्या? ठीक है, तो यही बात याद रखिएगा। या हम आसान शब्दों में समझने के लिए लिख देते सेकेंड एंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। सेकेंड एंड नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंतर्गत आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना जाएगा। ओके, फिर अब नेक्स्ट लिखिएगा बेटा डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कह दो या इसी को ट्रेसेबल कॉस्ट भी कहते हैं। ऐसा कॉस्ट जिसको ट्रेस किया जा सके, जिसका पता लगाया जा सके। तो जिसको पता लगाया जा सकेगा वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा ही नहीं। तो जो हमारे गुड्स के प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जिसके कारण गुड्स हमारा एग्जिस्टेंस में आ रहा हो, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। तो लिखिएगा कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट, नाम ही लिख देते क्योंकि नहीं तो इनडायरेक्ट भी तो आगे पढ़ना है। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज which have direct relationship with a component of operation like manufacturing a product, organizing a process और एन एक्टिविटी। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी सैलरी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना, भाई इतने स्टूडेंट पढ़ रहे, इतनी सैलरी देते, पर स्टूडेंट इतना हमें लग रहा है। लेकिन जो स्टाफ यहां पर काम कर रहा है वो तो आपके बैच के लिए भी है, दूसरे के लिए भी है, 11th 12th के लिए भी है, बीकॉम के लिए भी है, सीएस के लिए भी है, सीएमए के लिए भी है। उसको ट्रेस करना मुश्किल है या नहीं है? तो आपके मैन्युफैक्चरिंग पे डायरेक्टली हम इन्वॉल्व है तो क्या कहलाएंगे बेटा? डायरेक्ट कॉस्ट। तो आसान शब्दों में ये समझ देखिए, गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो खर्च किया जा रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। दूसरा लिख लीजिएगा बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट को नॉन ट्रेसेबल लिख सकते हैं ना, जिसका पता ना लगाया जा सके। इनडायरेक्ट कॉस्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। तो लिखिएगा indirect costs are those which are not easily and definitely identifiable, जिसका पता ना लग सके in relation to a plant, product, etc.
तो जिसका पता नहीं लग सके, जिसका पता नहीं लग सके वो किसके अंतर्गत आएगा बताइए? और जिसका पता लगाया जा सकता तो उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये भी ध्यान में रख लेंगे बेटवा। बोलो, पर मजा फिर भी नहीं आएगा। अरे अभी कहां से, अभी तो शुरुआत की है बेटा। लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट। मजा लो जिंदगी के बेटा, बहुत आराम किए हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट और संक कॉस्ट। तो लिखिएगा बेटवा, हिस्टोरिकल कॉस्ट refers to historical cost refers to the cost incurred in the past on the acquisition of a product or productive assets such as machinery, building, etc. भाई एक बताओ, घर तुमने खरीदा 2005 में तो भुगतान किए होगे या नहीं किए होगे? लेकिन आज तो उसकी वैल्यू अलग होगी ना। तो हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। तो हिस्टोरिकल मतलब पुराने जमाने वाला खर्चा। सिंपल सा बात है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गया कि एक्विजिशन के टाइम में जो हमने खर्च किया हुआ था वही हमारा क्या हो गया बेटा? हिस्टोरिकल और संक कॉस्ट। अकाउंट्स में आप ऐसे बेसिक कंसेप्ट में एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, है कि नहीं? उससे पहले चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ लोगे। चलो बेटा, जो अकाउंटिंग प्रोसेस फलाना कुछ तो है कंसेप्ट वाला, उसमें तो है ही है ये सब। वो ना जहां पे मैचिंग कंसेप्ट वगैरह पढ़ते हो वहीं पर तो एक ही हो आता है। चलो, बचपन में हम भी पढ़े थे ना एक बार, पर मजा ये भी नहीं आएगा। एक आता है बेटा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब मान लो तुम लोग मशीन वगैरह खरीदते, तो लिखने की जरूरत ना है, ऐसे समझ लो मशीन वगैरह खराब हो गया तो टरका के दूसरा लोगे या नहीं लोगे? तो इसके बेचने से कुछ मिल भी तो जाता होगा। एडिशनल जो लगा वही हमारा क्या है बेटा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या नहीं है? तो ये सब बातें याद रख लोगे। और भी हैं पर काम की चीजें उतनी है नहीं, तो ज्यादा दिमाग में इतना रखो भी नहीं, है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें तो मजा आएगा ही नहीं। मजे आएंगे अब बेटा। बाबा ने क्या कहा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। ये मैं अटेम्प्ट वालों के लिए, सितंबर वालों के लिए चल सकता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों है भाई, टाइम तो है अभी बरसों। आराम आराम से चलेगा, लेकिन आपके साथ आराम आराम का सिचुएशन नहीं है। मेरा टारगेट दिख रहा है 13 या 14 अप्रैल, क्योंकि 16 से हमने मॉक टेस्ट डिसाइड कर रखा है। तो मैं जब तक 100% करूंगा नहीं, मैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन दे ही नहीं सकता। मैं अपना नहीं जानूंगा, गुर्दे लाल कर देंगे बेटा। चलो जी, अब लिखिएगा बेटा कॉस्ट फंक्शंस। अभी तक तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है, आज तुम लोग हल्ला कर रहे हैं। थोड़ा इंजन अभी 10-15 मिनट में गर्म होगा, उसके बाद तो ओरिजिनल मजा आएगा ना बेटा।
देखो बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरीके का था? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, यही दो तो बताया था। तो कॉस्ट फंक्शन भी कितने तरीके के होंगे? तो दो तरीके का कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। अब देखो, मैं उतनी गहराइयों में जाने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते थे इससे कौन कौन सा कर्व बनेगा और कौन कौन सा कॉस्ट होगा, बात खत्म। कायल उतना माथा पच्ची करे, सीधा कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। तो ये जो शॉर्ट रन के अंतर्गत है ना बेटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 तरीके की कॉस्ट कर्व के बारे में पढ़ेंगे ओनली। लॉन्ग रन में 3 पढ़ लेंगे, ये 10 पढ़ लो, रिलेशन पढ़ लो, कहानी खत्म। देखते हैं बेटा, तो अगर शॉर्ट रन में हम लोग कॉस्ट कर्व की बात करें तो कौन कौन सा होगा, जरा देखिए। TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो इसका कर्व बनाएंगे आगे। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TC टोटल कॉस्ट। तो बेटा क्या तीनों का एवरेज नहीं हो सकता? AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AC या ATC एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। और लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट। यही 7 तरीके की कॉस्ट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है शॉर्ट रन के अंतर्गत। शॉर्ट रन क्या होता है बताने की तो जरूरत नहीं ना, शुरुआत में बताया था, जहां कुछ एक फिक्स्ड हो और कुछ क्या हो, वेरिएबल हो। नॉर्मली लेबर हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। ये बात हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहीं पर हम लोग लॉन्ग रन के अंतर्गत देखें, कहते हैं सुनो ना, काहे टेंशन लेते हो यार, कितना पढ़ोगे, 3 ही लिखो यहां पर, TC या TVC। नाम पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि यहां पर फिक्स्ड बात तो कुछ होता ही नहीं है। तो जो टोटल कॉस्ट है वही हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो आज ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस टेबल बना लेते हैं, टेबल को पूरा फिल कर लेते हैं ताकि कल खत्म ही हो जाए पूरा हमारा, क्योंकि मेन टेबल बनाने में ही टाइम लगता है, क्योंकि बार बार समझाना पड़ता है। तो टेबल पूरा बना के उसको एक बार समझ लेते हैं ताकि कल जो है आराम से बनाते हुए कर्व चले जाए, आपको दिक्कतें ना हो। ओके, तो चलिए बेटा, ज्यादा तो हम कुछ आपको परेशान करेंगे नहीं। कुछ जो है 7 तरीके की कॉस्ट है, तो 7 कॉलम तो यूं बनना ही पड़ेगा, वो तो मिनिमम है। बेटा जी लिखिए, सबसे पहले यहां लिखिएगा आउटपुट, फिर उसके बाद लिखिएगा बेटा कितने हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल 7 लिखने हैं ना। तो यहां तक ना लिखने के बाद 7 को खांचा बना लो बेटा, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 भी लिख लेते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले आ गया बेटा TFC। क्या आ गया हमारे पास बेटा? जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, नाम में ही लगा है क्या, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? स्थिर। चाहे कुछ भी हमारा प्रोडक्शन का ही नहीं हो, कॉस्ट क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा या नहीं रहेगा? तो हर जगह आप लिख लीजिएगा बेटा 100। चाहे यूनिट हमारा कुछ भी हो, कॉस्ट कितना रहेगा? अच्छा चलो, अगर टोटल कॉस्ट हो गया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाम की भी तो एक प्रजाति है हमारे पास, तो चलो उसका भी कॉलम बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के बाद क्या लिख दे बेटा? टीएफसी टीबीसी हो गया तो टीसी भी लिख दे, तो एक कॉलम हमारा टीसी का भी बन जाएगा। चलो, अगर टीएफसी है तो एएफसी भी बन जाएगा, तो एएफसी का भी बना लेंगे। अरे चलो, तुम लोग कहते हो तो एबीसी का भी बना ही लेते हैं, तुमको नाराज हम कर नहीं सकते ना बेटा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हो आप। चलो, अगर एबीसी हो गया तो लगे हाथ एसी को भी कह देते, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। अब जब सबको करेंगे तो उस आत्मा बेचारे से कहा ये दिक्कत है, तो लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट भी कर लिया जाएगा। बाकी सब पर वो इच्छा, इससे ज्यादा हम आपको नहीं करवाएंगे अभी ओनली। लेकिन एक कॉलम और भरेंगे, बाकी खुद तुम्हें भरना है। मैं अब एक ही कॉलम कराऊंगा वेरिएबल कॉस्ट वाला, इसके बाद ना मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है, मैं भूल जाता हूं कि मैं टीचर भी हूं या था या रहूंगा। अच्छा, वो कल याद आएगा ना बेटा हमको। शॉर्ट टर्म बोला ना हमने, कहा बोला परमानेंटली मेंटल लॉस नहीं। चल हाँ, शॉर्ट टर्म है। तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो चलो वेरिएबल कॉस्ट की भी बात कर ले बेटा। एक काम करो, यूनिट ना जीरो से शुरू करते हैं, मजा आएगा, तभी तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में स्थिति समझ में आएगा। क्या हुआ? अच्छा, वो ऊपर का खोपचा को मिटा के जीरो लिखना है, फिर सबको तो दिक्कत आ ही जाएगी ना। और साथ साथ लिखो। अरे तुम लोग बगल में काट के लिखने, तो क्वांटिटी का नंबर ही तो है, एक ही काम आएगा डिवीजन करने में, और कुछ में काम नहीं आएगा बेटा। एक वो बताओ, अगर हमने उत्पादन किया ही नहीं है तो खर्चा होगा क्या? भाई तुम मान लो कहीं पर रेंट लेके रह रहे हो, तुम एक भी दिन दिल्ली में रहे ही नहीं, एकदम आराम से अपने गांव में जाकर के वहां पे एकदम रोटी तोड़ रहे हो, तो घर वाले को बोलोगे बाबूजी इस बार का खाने का खर्चा, मांग के देखना, चमगादड़ की तरह उल्टा लटका दिया जाएगा। बोले रे बुर्बक, जब था ही नहीं तो खर्चा काहे का? हाँ, रेंट तुम चाहे रहो या ना रहो लगेगा, अगर रहोगे तो खाने का खर्चा होगा, और नहीं रहोगे तो खाने का खर्चा, बिजली बिल रहोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं। फिक्स्ड वाला नहीं होता, यहां हम लोग पर यूनिट पे रहते हैं ना, हम लोगों के पास तो छुटकू छुटकू मीटर रहता है ना, पर यूनिट पे चलता है, तो नहीं आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, जितना प्रोडक्शन उतना कॉस्ट, नहीं प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, तो इसका मतलब जीरो पे वेरिएबल कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। जीरो पे हमारा वेरिएबल कितना हो जाएगा? जब हमने एक यूनिट का प्रोडक्शन किया तो खर्चा आया 100 रुपया, 2 यूनिट का प्रोडक्शन आया तो खर्चा आया 180 रुपया, 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया खर्चा आया 240 रुपया, फिर 280 रुपया, 320 रुपया, 380, 460, 560 और 680। हमने ये ले लिया बेटा वेरिएबल कॉस्ट।
भाई हमने पहले ही बोला ना कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे खर्चा उतना ज्यादा होगा, तो ये काम हमने बना लिया। चलिए फिर हमारा कॉलम नीचे आ जाएगा ना बेटा, फिर तुम्हें दिखने में दिक्कत होगी। हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो जितना लाइन खींचना चाहे खींच लेंगे। नहीं हमारे पास लिमिटेड नहीं है बेटा, किसने बोला? साइज हम अपने से जो है कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा सा छुटकू की तरह। चलो अगर टोटल कॉस्ट निकालना हो तो टोटल कॉस्ट कैसे होगा बेटा? वेरिएबल को और फिक्स्ड को जोड़ दिया था तो टोटल कॉस्ट नहीं होगा। भाई तुमसे अगर कोई भी पूछेगा बताओ दिल्ली में रहने का खर्चा, तो भाई रूम रेंट भी बोलोगे, बिजली बिल भी बोलोगे, खाने का खर्चा भी बोलोगे, और जो एडिशनल तुम्हारा खर्चे सब मिला के ना बोलते कि ऑन एन एवरेज इतना में हो जाएगा। या उसको बोलोगे देखो रूम तो इतने का पड़ेगा, बाकी तुम्हारी इच्छा है खाना कैसे खाना चाहते हो। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, एक एस्टिमेटेड ना बताओगे। तो क्या होगा टोटल कॉस्ट? हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओनली। तो चलिए जरा जनाब अगर जोड़ दिया जाए 100 प्लस 0, अच्छा 100 प्लस 0 0, वाह बेटा। जो दोपहर नहीं दोपहर में जब लंच करने जाते हो ना, तो दिमाग जो थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखते हो उसको निकाल के फिर लगा लिया कर बेटा, वहीं रह जाता है तुम्हारा। 100 प्लस 100 280, 340, 380, 420 संदीप, 480, 560, 660, 780। तो तीनों चीजें बन गई। एवरेज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो एवरेज हो जाएगा ना। जीरो पे कभी एवरेज निकल सकता है क्या? क्योंकि किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर दो इनफिनाइट, तो जीरो पे एवरेज कभी भी नहीं निकलेगा। एवरेज निकालने के लिए कम से कम एक यूनिट का होना जरूरी होता है। तो चलो एएफसी निकालो, तो एएफसी बराबर क्या होगा? टीएफसी बाय क्वांटिटी ना। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते चलो, 100 डिवाइड में 1, 100 डिवाइड में 2, 100 डिवाइड में 3, 100 डिवाइड में 4, 100 डिवाइड में 5, 100 डिवाइड में 6, 100 डिवाइड में 7, हाँ 2 8 5 समथिंग आ रहा होगा, हम लिख चुके हैं भाई साहब। 100 डिवाइड में 8, 100 डिवाइड में 9, 11.11 चलता नहीं रह जाएगा। आ गया बेटवा। अब इसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट अगर निकाला जाए तो टीवीसी वाले कॉलम को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे ना, कितना आ गया? 100 डिवाइड में 1, 180 डिवाइड में 2, 240 डिवाइड में 3, 280 डिवाइड में 4, 320 डिवाइड में 5, कितना आ रहा होगा? 64। अगला 63.33, 65.7 अप्रोक्स। फिर उसके बाद कितना आ रहा है बेटा? 7 8 56, 70। और अब कितना आ रहा है बेटा? कितना आ रहा है? 75.5 आ रहा होगा रे। 87 का है बोल रहा, 85 बोल रहा था। ऐसे हमको कंफ्यूज कर देता, हमको अपने कैलकुलेशन पे दिक्कत हो गया था। नहीं मुझे लगा सच में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या मेरा, बुरबक कहीं का। हो गया, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा बेटा। आएगा क्या यहां तक? अब टोटल कॉस्ट को अगर डिवाइड कर दें या एक काम ना कर ले, इन दोनों को जोड़ दे तब भी काम चलेगा ही नहीं। 200
140, 113 दसारिया 3 3, 95, 84, ये सीधा 80 हो जाएगा। 80 हो रहा है, हाँ अप्रोक्स तो सही हो गया, 80 ही आ गया। और ये कितना हुआ 82.50 और 86.66, 6 ले में लेते, ठीक है। 86.6 यही आ रहा है ना। अब अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल में हमने क्या बोला है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो जैसे जैसे कॉस्ट में बदलाव होता गया उस वैल्यू को वहां रखते चले। 0 से 200 पे पहुंच गया ना बेटा, 0 से 100 पे पहुंच गया। 100 से 200 कितने का अंतर, 200 से 280, 280 से 340, 340 से 380, 380 से 420, 420 से 480, 480 से 560, 560 से 660 और 120। ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मार्जिनल कॉस्ट आ गया, ये नहीं आ गया। तो ये एक हमने छोटा सा टेबल फिल किया है, इसी के बेसिस पे हमें सारे कॉस्ट को देखना है, उसका ग्राफ देखना है और इसको खत्म करना है। तो कल जो है ये टॉपिक 100% अपना निपट ही जाएगा। ओके, तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। हमें झेलने के लिए धन्यवाद।